इदारे वही करते हैं जो शख्सियत उधर बराजमान होती है। आप किसी भी इदारे की बात कर लें, हर इदारे को उठा के देख लें, सारे इदारे तो कमजोर नहीं है, एक इदारा जिस इदारे की आप बात कर रहे हैं साहब, उधर की शख्सियत और उसकी सोच हावी है ना, जो भी हो। तो मैं क्यों पुरुमीद? मैं तो इसी पे परेशान हूँ। इतना पुरुमीद हूँ कि मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेता, लोग तालियां बजा देते हैं। ये जो आप मीडिया को जितना मर्जी मैनेज कर लें, आप पाकिस्तान की आवाम को धोखा नहीं दे सकते। उनको सब पता है कि सही कौन है और गलत कौन है। आप किसी का नाम ना लें, वो सब जानते हैं। वो दिन कब आएगा कि जब नहीं फर्क पड़ेगा कि इदारे को हेड कौन कर रहा है, चाहे वो काजी फाइज ईसा हेड कर रहे हैं जुडिशरी को, या चाहे बाजवा साहब हेड कर रहे हैं फौज को, या चाहे इधर नवाज शरीफ की हुकूमत है। वो कब फर्क पड़ेगा कि इदारे अपने तय इतने मजबूत होंगे और अपनी डोमेन में हैं? देखिए, वो उस वक्त होगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। देखिए, मैं बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की बात क्यों करता हूँ, ये तमाम जो नौजवान है उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज द ओनली कंसेंसस डॉक्यूमेंट लेफ्ट इन दिस कंट्री। ये ओनली कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आपको किसी चीज ने एक दूसरे के साथ जोड़ के नहीं रखा हुआ। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इस पर दस्तखत करने वाले लोग कौन थे? जुल्फकार अली भुट्टो और उनका जो ऑपोजिशन लीडर था वली खान, एक दूसरे के सख्त दुश्मन थे। ये रावलपिंडी के लियाकत बाग में भुट्टो साहब की हुकूमत के दौर में वली खान के जलसे में गोलियां चल गई। गोलियां चलने के बावजूद वो लाशें उठा के वापस गए पेशावर। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अबेंडन नहीं किया। तो मौलाना मुफ्ती महमूद, प्रोफेसर गफूर अहमद, बहुत से नाम मैं ले सकता हूँ, गौस बख्श, ये वो बड़े लोग थे जिनके आपस में बड़े सख्त इख्तिलाफात थे। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इस पर उन्होंने दस्तखत करके इसको अप्रूव करवाया। और फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि 77 में एक मिलिट्री डिक्टेटर आया और उसने ये कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट कर दिया, तोड़ दिया, वायलेट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 10-11 साल तक वो सस्पेंड रहा और फिर वो अपनी ताकत से दोबारा वो रिस्टोर हुआ। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जब अयूब खान ने वायलेट किया, वो दोबारा नहीं आया। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन जो अयूब खान लेके आया था, वो उसने उसको खुद वायलेट किया, वो दोबारा नहीं आया। ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये 77 में वायलेट हुआ, 85 में वापस आ गया। फिर दोबारा ये 1999 में परवेज मुशर्रफ ने इसको वायलेट किया। ये 1-2 साल के बाद 2002 में ये फिर वापस आ गया। फिर मुशर्रफ ने इसको 2007 में फिर तीसरी दफा इसको सस्पेंड किया, ये दोबारा रिस्टोर हो गया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इसके पीछे अवाम की ताकत है। ये इलेक्टेड जो पार्लियामेंट थी, उसने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अब अगर आप इलेक्टेड पार्लियामेंट को अपना गुलाम बनाएंगे और उस पार्लियामेंट को मैनेज करके आप इस कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी मर्जी की अमेंडमेंट्स करवाएंगे, तो ठीक है, आप वक्ती तौर पे तो सियासी फतह हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट को कमजोर कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर कर रहे हैं। और पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने का मतलब है आप पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। तो अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और जो 1973 का असल लाइन है उसको साथ लेके नहीं चलेंगे, तो क्या होगा? अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान होगा। आप अभी देख लें कि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो ट्राइबल एरियाज थे, उनको सूबे में मर्ज किया गया। आज वहां पे सूरत क्या है वो आपके सामने है। बलूचिस्तान में जो सूरत है वो आपके सामने है। उधर भी बम धमाके हो रहे हैं, उधर भी बम धमाके हो रहे हैं। और जो नौजवान हैं खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से मायूस होकर किधर जा रहे हैं? कोई मंजूर पश्तीन की तरफ जा रहा है, कोई मारन बलोच की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि आपने जो पार्लियामेंट है उसको कमजोर कर दिया और जो पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके बारे में एक आम तासुर कायम हो गया है, यार ये तो फारग लोग हैं, ये तो स्टूज हैं किसी के, ये तो किसी के गुलाम है, तो इससे बेहतर है कि पार्लियामेंट की तरफ जाओ ही ना। जब आप पार्लियामेंट से लोगों को मायूस करते हैं तो
आप आइन को कमजोर करते हैं। तो जो आपका सवाल है उसका सिंपल जवाब यह है कि हमारे मसले उस वक्त तक हल नहीं हो सकते जब तक हम 1973 के आइन की तरफ वापस नहीं जाएंगे, जिससे वफादारी का हल्फ सब उठाते हैं, लेकिन खुद हंस पड़ते हैं, हंस नहीं पड़ते, वो ताली मार देते हैं, उनको सब पता है। तो ऐसा कोई जोक नहीं क्रैक। अगर मैं इधर बैठ के कोई गलत बयानी करूंगा तो अच्छा, झूठ बोलूंगा तो ये शाउट करना शुरू कर मुझे देंगे। दो चीजों से एक्सेप्शन है। एक तो वो टर्निंग पॉइंट बताइए पिछले 5 साल में जिधर इस आइन की पासदारी नहीं की गई, अब अदलिया के फैसले हों, उनको बेवकूफ समझा गया है, उनकी पासदारी में आ करना कोई मसला नहीं है। दूसरा वन एक्सेप्शन जो आपने कहा कि अगर आप इसको गुलामी में लाएंगे, ला कौन रहा है? अगर खुद गुलामी का शौक हो तो क्या करें, उनको कौन समझाए? तो इसलिए तो फिर वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ नहीं जाते ना। वो फिर जब मंजूर मुश्तीन उधर जरगा करता है, उसमें बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तो आपके और मेरे टीवी चैनल को कहा जाता है इसकी कवरेज नहीं करनी, लेकिन हम कवरेज नहीं करते, फिर भी वहां पे बड़ी तादाद में लोग चले आते हैं। तो टर्निंग पॉइंट जो आपने पूछा है, टर्निंग पॉइंट था मेरे ख्याल में जब 2022 के एंड में आके, सही था या गलत था, 2 सूबों की असेंबली को तोड़ा गया और हमारा ये ख्याल था कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन होगा। लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस कौन थे? बंदयाल साहब। और जब बंदयाल साहब रिटायर हो गए और जब 3 महीने में इलेक्शन करवाना था तो फिर चीफ जस्टिस कौन थे? सर मसला ये है कि बंदयाल, इधर टर्निंग पॉइंट पूछ रही ना, बंदयाल साहब को अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाना चाहिए। नहीं करवाया। वो दिन और आज का दिन। ओके, उसके बाद लेकिन उसके बाद फिर जब नेशनल असेंबली की मुद्दत खत्म हो गई अगस्त 2023 में, तो अगेन 3 महीने में इलेक्शन करवाया। उस वक्त चीफ जस्टिस कौन? काजी साहब। तो बंदयाल साहब हो या काजी साहब, दोनों जो है उनकी पीछे से कोई डोर खींच रहा था। और जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो आईन पाकिस्तान पे अमल दरामद ना करवाए, 2 सूबों की असेंबलियों का इलेक्शन टाइम पे नहीं हुआ और फिर उसके बाद कौमी असेंबली और बाकी सूबाई असेंबलियों का इलेक्शन टाइम पे नहीं हुआ, तो आइन उसी वक्त वायलेट हो गया था। और मेरा ख्याल है कि ये टर्निंग पॉइंट था जब आपने लंबे अरसे की 6 महीने की एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी, मरकज में भी लंबी हुकूमतें आपने सूबों में बना दी। वो सूबे जो हुकूमतें थी वो निगरान हुकूमत नहीं थी, वो निगरान हुकूमतें नहीं थी, वो बदनाम हुकूमतें थी। ये उनका काम ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान में एक डिस्प्यूट पैदा हो गया और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं था कि वो प्रेसिडेंट को और इलेक्शन कमीशन से कहे कि तुम दोनों मिलके इलेक्शन की डेट अनाउंस करो। चलें, अगर काजी साहब ने उनको कन्विंस कर लिया कि आप इलेक्शन की डेट दें, तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी कि वो 8 फरवरी 2024 को एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाता। लेकिन ना तो वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा सके और बल्कि वो उस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाने में एक इंस्ट्रूमेंट बन गए और फिर बाद में ऐसा लगता था कि वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नहीं है, वो एक खास पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट के चीफ जस्टिस, जिसकी वजह से आप और मैं उनके बारे में एक सवाल, मुस्लिम लीग नून रिकवर कर जाएगी? मुस्लिम लीग नून रिकवर कर जाएगी जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को धचका लगा है, जो सब कुछ इधर हो रहा है आज, विल इट रिकवर पॉलिटिकली? देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और मसला इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, मसला सिर्फ चंद पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, मसला पूरे मुल्क का है, मसला इन सब लोगों का है, मेरा आपका है। हमें पाकिस्तान की फिक्र करनी है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की फिक्र नहीं करनी। और आज सबको पता है, जो हुकूमत में है उनको भी पता है, जो ऑपोजिशन में है उनको भी पता है, जो हुकूमत और ऑपोजिशन में नहीं है और आम लोग हैं उनको भी पता है कि अगर पाकिस्तान में कभी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो गया तो उस इलेक्शन के नतीजे में लोग जो हैं वो
वोट को हथियार बना के हर किसी से अपना इंतकाम ले लेंगे, तो उस इंतकाम से बचने के लिए मुझे नहीं लगता कि इस सेटअप की मौजूदगी में कभी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकेगा। तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने के लिए पाकिस्तान के लोग जो हैं उन्हीं को कुछ करना होगा, पॉलिटिकल पार्टी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। Let me reword it. No League से specific. I didn't mean as a political party. It's in the government. People's Party हो. Noon is leading the government right now. जो excesses हो रहे हैं या जिधर हम मुतमईन नहीं है या आइन की पासदारी नहीं हो रही, is this all because हमने हमेशा एक देखा है कि जब आपके खिलाफ एक मुहिम चलाई जाती है या आपको दीवार से लगाया जाता है, वो बीवी के वक्त से आज तक you lapse back, you bounce back. Will it be possible now for this kind of a government? Secondly, जो elections की आपने बात की, आपकी नजर में 2018 के इलेक्शंस और 2024 के इलेक्शंस में क्या फर्क है? 2018 का इलेक्शन एक रिग्ड इलेक्शन था और 2024 का इलेक्शन द मोस्ट रिग्ड इलेक्शन इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। I think we should let the audience ask questions. Please अपना